तो हम कंटिन्यू करते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे टाइटल ही है वैल्यू। अब जैसे ही हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ा चुके हैं, एक पैरामीटर भी हमने पास किया था, तो अगर हम ये कहते हैं कि हमने केवल वैल्यू किसी फंक्शन से पास की, जैसे कि मेन से हमने किसी फंक्शन को कॉल किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके मेन से जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहां से वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी नीचे है पहले दिखाते हैं, उसमें ये आ गया, ये आ गया हमारा मेन, और ये हमने एक वेरिएबल x में 100 पास कर दिया है, और उस x को हमने इसमें पास कर दिया, जो भी हमारा मेथड का नाम है उसको लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पास कर दी। तो हमने क्या किया, एक इस जो 100 हमने असाइन किया है वैल्यूज, ये जो 100 वैल्यूज x में डाली है उसको हमने से पास कर दिया है। जैसे ही पास करेंगे ये वैल्यू जंप करके जाएगी और नम के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। इतना ही हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा भी था। तो इसी चीज को यहाँ पे भी बताया जा रहा है, कॉल बाय वैल्यू, यानी कि हम किसी भी मेथड को जब कॉल करें तो हम किससे कॉल कर रहे हैं, वैल्यू के थ्रू। वैल्यू के थ्रू हम मेथड को कॉल करें, एक वैल्यू सेंड की जा रही है। ठीक, अब दूसरी चीज इसके अकॉर्डिंग एक और आ जाता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि हम दूसरा फॉर्म कहें तो एड्रेस। अगर हम एड्रेस के थ्रू कॉल करें तो यहाँ पे आप दोनों तरह से सी के अंदर अथॉरिटी दी गई है कि आपको दोनों पावर है, चाहे आप फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू से कॉल कर लो या फिर आप रेफरेंस से कॉल कर लो। बस कॉल करना और रिसीव करने का पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। सिर्फ इतना चेंजेस आता है कि आप एक जगह से वैल्यू सेंड करो तो जैसे रिसीव करने का पैटर्न है, क्योंकि वैल्यू वाला हमें पता है, तो हम जहां पे रिसीव करते हैं वहां पे मेंशन कर देते हैं इंट वेरिएबल का नाम। तो डायरेक्टली वो जो हमने वैल्यूज पास की होती है वो रिसीव भी हो जाती है। इसी तरह से रेफरेंस को आप पास कर सकते हो और रेफरेंस को फर्दर यूज भी कर सकते हो। तो चलो फिर हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू होता क्या है और हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम है समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज अवेलेबल रहती है हमेशा, आप उसी के को ध्यान में रखते ही अपने प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसमें मॉडिफाई की बात की जा रही है। अगर हम कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो फिर ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड हो जाती है। दो चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, कॉल बाय वैल्यू है तो ओरिजिनल वैल्यू जहां से कॉल हुआ था वहां में उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो फिर वैल्यूज मॉडिफाइड हो जाती है। तो आप इस डायग्राम को भी वही उन्होंने मेंशन किया है, मॉडिफाइड के लिए कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे नो लिखा हुआ है और यहाँ पे यस लिखा है, यानी कि अगर हम रेफरेंसिंग के थ्रू वर्क करेंगे तो हमारी इस वाली ओरिजिनल वैल्यू में जो यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में ओरिजिनल वैल्यू लिखी है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को फटाफट देख लेते हैं और फिर हम इस प्रैक्टिकल पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें समझ में कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल से ही समझ में आएगा। तो हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, थ्योरी को इसलिए पढ़ लेते हैं तो वहां पे जाके और समझने में थोड़ा हेल्प मिल जाती है। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, अब ये क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। अब हम एक्चुअल पैरामीटर पे भी जाते हैं और पैरामीटर, ये कौन सा है हमारा, एक्चुअल पैरामीटर से किया गया है और कहाँ पे कॉपी कर दी, इस वाले फॉर्मल पैरामीटर के अंदर आपने कंटेंट को कॉपी कर दिया है। ठीक है, इस वाले फॉर्मल पैरामीटर में आपने कॉपी को कंटेंट कर दी, तो यहीं पे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड, इसको भी मैं आपको कलर में, इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। एड्रेस नहीं भेजा है, वैल्यू भेज के कॉपी करा दिया गया है, तो हमारा क्या कह रहे हैं उसमें हम फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा। अगर हम दूसरी तरीके से कहें, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। यानी कि हम दोनों में किसी भी तरह से कॉल बाय वैल्यू मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो क्या रहा है, वैल्यूज को एक फंक्शन से सेंड किया जा रहा है, यानी कि आपका एक्चुअल फंक्शन से सेंड किया जा रहा है, और वहां से जब आप सेंड कर रहे हो तो
एक्चुअल पैरामीटर से आप वैल्यूज को सेंड करोगे और फॉर्मल पैरामीटर में हम कॉपी कर देंगे उसके कंटेंट को। एक चीज क्लियर कर दें आपको कहाँ पे, क्योंकि आपको डाउट होगा कहाँ पे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिख भी दिया है फॉर्मल पैरामीटर, और ये वाला क्या होगा एक्चुअल। जहाँ पे मेन है वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, जहाँ पे हमारा फंक्शन बनाया गया है वो है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। तो ये चीजें आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो आपको यहाँ की वैल्यूज जो बता रहे थोड़ा समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये वाला हम यहाँ पे या तो लिख दें मेन फंक्शन, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल फंक्शन जहाँ से हम जिसको हमने नया बनाया है वो वाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, वी कैन नॉट मोडिफाइड, क्लियर कट लिखा है, कैन नॉट मोडिफाइड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाय द फॉर्मल पैरामीटर। यानी कि हम जो फंक्शन हमने छोटे छोटे बनाए हैं वहां पे अगर हमने कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हुए वैल्यू सेंड की है, तो हम अपने ओरिजिनल जहां से हमने वैल्यूज को सेंड किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। द डिफरेंट मेमोरी, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, डिफरेंट मेमोरीज अलोकेटेड, अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। किसको किसको प्रोवाइड की जाती है? फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं चाहे हमारा एक्चुअल पैरामीटर हो या फिर फॉर्मल पैरामीटर हो, दोनों को सेपरेट वैल्यूज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया हमारे पैराग्राफ में, द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज used in function call, whereas formal parameter is the argument which is used in the function definition। ये फंक्शन की डिफिनेशन में यूज किया था और ये फंक्शन के कॉल में यूज किया जा रहा होगा। तो चलो इसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम को देख रहे थे, सबसे पहले इसको रन कराएंगे और फिर इसको समझेंगे कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेवेंट इसमें क्या कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई लाइन मैंने कम लिखी है इसके अंदर, ये आप लोगों को बताना होगा। कॉपी कर लिया मैंने फटाफट, और हम यहाँ पे जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। सही कर लिया है, सारे डॉट्स हटा दिए हैं, रन करा के देख रहे हैं। देखो आउटपुट भी हमारा इसका जनरेट हो रहा है। एक बार देख ले तो बच्चा नहीं आया, नहीं आया। अब इसमें समझ लेते हैं। एक चीज आप लोगों से और आपको बतानी है, इसमें क्या कोई लाइन कम लिखी है मैंने जो लास्ट टाइम में आपको पढ़ाया था उसमें से? सोचो फटाफट बताओ, कोई लाइन कम है इसमें? ठीक है, अभी आप सोचते रहना और बताते जाना। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं मेन पे अपने। ये हमारा एक्चुअल है और ये वाला हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने अपने एक्चुअल जो मेन मेथड है उसके अंदर। मेन मेथड में हमने क्रिएट करने के बाद जो मेथड अभी अभी बनाया है उसको हमने कॉल किया है। कॉल करने में जो वैल्यूज हमने असाइन की थी वो पास कर दी है इसके अंदर। पास करने का मतलब आ गया यहाँ से ये जो वैल्यूज है एक्स की जंप करके आएगी और इस नम के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। ठीक, अब स्टोर करने का मतलब ऑलरेडी हम समझेंगे क्या है। ये वाला एक्स वेरिएबल अलग मेमोरी लोकेशन में है और इस नम की मेमोरी लोकेशन अलग है, स्टोर की जा रही होगी। क्यों अलग स्टोर की जा रही होगी? यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होगे इंट नम दिया गया है और यहाँ पे भी इंट एक्स है। सेपरेट सेपरेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, इसलिए यहाँ से अलग अलग ट्रीट की जा रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से जंप करके जब यहाँ पे आएगी तो उससे पहले भी यहाँ पे देखिए बिफोर फंक्शन कॉल लिखा गया है और उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉल है। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमारा x को पहले प्रिंट किया गया है। तो टोटल x की वैल्यू हम थोड़ा सा मूव कराएं आउटपुट का स्क्रीन, ये देखिए बिफोर फंक्शन कॉल 100 आया, जैसे ही फंक्शन के अंदर आया तो नम को फिर से प्रिंट कराया गया। यहाँ पे प्रिंट कराने का मतलब फिर से नम के अंदर अभी भी 100 है, क्योंकि यहाँ पे 100 पास की गई थी वैल्यूज, जो यहाँ से जंप करके आई थी वो 100 हुई थी, वो फिर इसमें 100 स्टोर हो गई।
अब इसके बाद क्या किया, num प्लस 100, चाहे आप ऐसे मेंशन कर दो, एक और पैटर्न होता है num को ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे आप प्लस का साइन मेंशन कर दोगे तब भी हो, तो यहाँ पे num नहीं लिखना पड़ेगा। num प्लस 100 करके num के अंदर स्टोर कर दिया और दोबारा से num को प्रिंट करा दिया है। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो 200 आ गया। वापस यहाँ से हम जैसे ही हमारा काम फिनिश हो गया, वाइंड अप हो गया, तो हमारा कंपाइलर वापस इस फंक्शन पे रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करने के बाद नीचे वाली लाइन को एक्सिक्यूट कराएगा क्योंकि मेन की लाइन है। मेन की आने के बाद फिर से एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। दोबारा से जब हम एक्स की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं तो फिर ऑलरेडी आप देख रहे हो जो एक्स की वैल्यू 100 थी वो दोबारा से प्रिंट होने के बाद भी 100 ही प्रिंट कर रही है। इसका साफ साफ क्लियर कट मेंशन किया जा रहा है। यहाँ से ये जो 100 मेंशन किया गया था एक्स के अंदर, इसकी एक कॉपी यानी कि केवल वैल्यूज, आप ये कहोगे केवल वैल्यूज, या फिर इसकी एक कॉपी इस नम के पास सेंड की गई। नम के पास सेंड करने के मतलब हुआ कि नम के अंदर उसकी एक डमी स्टोर कर दी गई। ओरिजिनल हमारे इस वेरिएबल से कोई मतलब नहीं था, ये इसकी लोकेशन अलग थी। इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर है वो एकदम सिक्योर एंड सेपरेट है। वो जब हमारी यहाँ पे सेंड कर दी गई तो हमने उस पर्टिकुलर वैल्यूज पे काम किया जो नम के अंदर स्टोर कर दी गई है। नम के अंदर स्टोर हमारी 100 थी तो 100 यहाँ पे प्रिंट हुई, 100 में हमने मॉडिफिकेशन किया और नम पे हमने प्रिंट करा दिया। एक चीज और देखो, क्योंकि नम हमारा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था इसलिए इसका स्कोप केवल इतना था, इसके बाहर था भी नहीं, तो नम की हमारी एग्जिस्टेंस नहीं थी। हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था ग्लोबल एरिया कौन सा हमारे पास, ये वाला ग्लोबल एरिया है, तो हमने इसमें भी कोई चीज नहीं डिक्लेयर की है, इस वाले में भी नम को नहीं डिक्लेयर किया, इसको हमने एक्स को भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो फिर इसकी वैल्यू आउटसाइड वैसे भी एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, है ना। तो ग्लोबल एरिया में भी मेंशन नहीं किया गया है। इतना क्लियर है? किसी को पूछना है कुछ इसमें से? क्योंकि इसी का एक और छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको, तो अभी कोई डाउट हो तो बताओ इसमें ना समझ में आया हो। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आता है, तो अगर जब तक ना समझ में आए पूछ लेना। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ। चेंज एक्स क्या कर रहा था उधर? हाँ कुछ पूछा जरूर है लेकिन बहुत धीमी आवाज में। पूछो बेटा दोबारा से एक बार। सर चेंज एक्स क्या कर रहा है? ये यहाँ पे यही लाइन पूछ रहे हो? अरे यही लाइन पूछ रहे हो बेटा, थोड़ा तेज बोलो। हाँ सर। मेरे ख्याल से जब हमने अब हमें सुन लो, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो बताया था कि फंक्शन के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की डिफिनेशन। तो ये वाला पार्ट हमारी फंक्शन को कॉल कर रहा है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया फंक्शन है ना। और जहां तक मुझे याद है और इसीलिए मैं इतनी देर से आप लोगों से पूछ लेता, अगर आप लोगों ने फंक्शन लास्ट टाइम में पढ़ा हो नहीं समझ में आया तो पूछो। आप लोगों ने पूछा भी नहीं। तो अब मैंने एक और चीज पूछी थी, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं होने के बाद भी ये क्यों प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। इसमें फंक्शन की डिक्लेरेशन की कमी है, उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, तो क्यों? इतनी देर से मैं आप लोगों से यही पूछा था कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था और ये आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं आया कि सर इसमें फंक्शन तो डिक्लेरेशन आपने लिखा नहीं है, जिसको हम फंक्शन की प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो बिना फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए आप फंक्शन भी बना दिए हैं और कॉल भी कर दिए, तो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना था। अब नहीं आया तो फटाफट अब आप सोच के बताओगे कि बिना प्रोटोटाइप किए, डिक्लेयर किए, ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। और यहाँ पे हम आपको जो आपने पूछा था उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। ये फंक्शन को कॉल करने का, ये जो हमने अभी अभी फंक्शन बनाया है, इसको कॉल करने का तरीका, जो भी फंक्शन का नाम होगा वो एज इट इज लिख दिया जाता है। और क्योंकि एक वेरिएबल पास किया गया है तो इसके अंदर भी एक वैल्यू पास की जाएगी। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम लिख के सेमीकोलन अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो भी कंपाइलर इस लाइन को देखेगा वो क्या करेगा, इस लाइन को पढ़ते ही एक्स की वैल्यू को जंप कराएगा और ढूंढेगा सेम इस नाम का दूसरा फंक्शन कौन सा बना हुआ है
जो इस मेन के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो आके चेक करेगा, अगर उसको वो फंक्शन मिल जाएगा उसके अंदर ये x की वैल्यू स्टोर करा देगा जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किया गया होगा। ठीक है, तो ये कॉलिंग है, फंक्शन की कॉलिंग इस तरह से की जाती है। तो अब इसी के साथ ही साथ हम दूसरे वाले भी प्रोग्राम पे मूव करेंगे। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दो वैल्यूज को स्वैप करने की बात की गई है। हमारे पास लाइब्रेरी एज इट इज है, फंक्शन का अब ये देखो प्रोटोटाइप इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ना, वॉइड स्वैप इंट, यानी कि ये आपका प्रोटोटाइप होता है, तो उसको आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, हम लोगों ने जो चीज नहीं डिक्लेयर की वो इसमें डिक्लेयर की गई है। यहाँ पे देखो क्लियर कट प्रोटोटाइप लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वाले जो अभी हमने पढ़ाया है उसके अंदर प्रोटोटाइप नहीं था, लेकिन प्रोटोटाइप ना होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा था। आप लोगों ने किसी ने भी उस प्रोटोटाइप को नहीं पूछा कि ये सर ये प्रोटोटाइप क्या है और क्यों यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। और मैंने इसीलिए 2-3 बार पूछा था, आप लोग लास्ट टाइम में पढ़ चुके हो, तो क्या आपको इसमें कुछ कमी लग रही है प्रोग्राम के अंदर, और है तो फिर वो कौन सी कमी है। अब फटाफट अगर समझ में आए तो बताओ, नहीं तो अगर बिल्कुल ना समझ में आया हो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि वहां पे वो क्यों नहीं मेंशन किया गया था, जबकि कंपलसरी चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर ना करो। अगर डिक्लेयर ना करने का हम कंपलसरी बोल रहे हैं और उसके बाद भी नहीं करने के बाद भी प्रोग्राम रन करा, तो कुछ तो और भी कंटेंट होंगे जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी फटाफट आप लोगों में से ये बताओ, क्या किसी को वो कंटेंट समझ में आया कि क्या चीज थी जिसकी वजह से वहां पे वो नहीं मेंशन किया गया था। नो सर। ठीक है, एक चीज अभी इस वही चीज मैं आपको सेम इसमें भी करके दिखाता हूँ फिर। अगर हम ध्यान से देखें तो मेन के ऊपर क्या चीज लिखी है, प्रोटोटाइप। ठीक, प्रोटोटाइप क्यों लिखा गया है ये भी समझेंगे। जब भी कंपाइलर हमारा इस प्रोग्राम को रन कराएगा तो सबसे पहले किस चीज को फाइंड आउट करेगा, वो ये देखेगा कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको हमें टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, प्री प्रोसेसर्स, यानी कि वो लाइब्रेरीज जिसको हमने डिफाइन कर रखा है। तो जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको एक्सिक्यूट कराएगा, और इसके बाद वो नेक्स्ट फिर से उसी लाइब्रेरी के नीचे चेक करेगा क्या कोई प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया गया है। उसको नहीं मिला, लेकिन उसको मिला क्या चीज, प्रोटोटाइप को रिप्लेस करके एक मेथड उसको ऑलरेडी अवेलेबिलिटी में मिल गया। मेथड मिलने की वजह से उसने उस मेथड को भी रीड किया और लोड कर लिया, अपने पास स्टोर करके रख लिया। लोड कर लिया यानी कि वो उसने कंपाइल करा के उसको भी पहले से प्रिपेयर करके रख लिया, ताकि जब भी इस नाम का मेथड कॉल किया जाएगा हम इसको इजीली वर्किंग में ला सकते हैं, यानी कि प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर कोई फंक्शन मेन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपने कोई भी फंक्शन मेन के नीचे डिक्लेयर किया है तो हर कंडीशन पे आप उसको प्रोटोटाइप प्रोवाइड करोगे ही करोगे, बिना भूले प्रोटोटाइप लिखोगे नहीं तो फिर वो कंपाइल टाइम पे एरर प्रोवाइड कर रहा होगा। हाँ, एक बात अलग की है कि ये जो हम लोग ऑनलाइन के सारे आजकल सॉफ्टवेयर है तो उनकी एक अलग का सिनारियो है। तो पहले मैं नॉर्मल प्रोग्राम इसको रन कराऊंगा, उसके बाद चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कि क्या ऑनलाइन में भी इस तरह के इश्यूज हैं या नहीं है। लेकिन आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि प्रोटोटाइप आपको डिक्लेयर करना है, हैबिट डालनी है, बिना प्रोटोटाइप के यूज नहीं करना है। लेकिन प्रोग्राम सब तरह के पता होना चाहिए कि बाई चांस बिना प्रोटोटाइप का भी लिखा हुआ प्रोग्राम आ रहा है या आपसे कभी पूछा जाए कि भाई बिना प्रोटोटाइप के भी क्या आप कोई फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, तो हाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम मेन के अपर साइड में उस चीज को मेंशन कर रहे हैं, मेथड को डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो हमें प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मेन के हम नीचे यानी कि मेन से हम नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, बिलो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हर कंडीशन में प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना ही करना है, बिना सोचे और बिना समझे। देखो दो वैल्यूज को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये क्या है, प्रोटोटाइप, जो अभी मैंने इतना समझाया आपको कि बिना प्रोटोटाइप पे वर्क नहीं करेगा प्रोग्राम। अब मैंने इस प्रोटोटाइप को कर दिया कमेंट लाइन, और इसके बाद इस पर ट्राई करके देखता हूँ क्या कुछ हुआ, क्या इसने वार्निंग दी। ये देखो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी वार्निंग टाइप की कंटेंट आ रहा है।
काम कर रहा है, लेकिन ये दे भी रहा है कि इसमें बता रहा है कि कुछ दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ना। और इसने अपना वर्क भी कर दिया, यानी कि हम ऑलरेडी जो बता रहे थे कि आपको कि इस तरह की समस्या वो जितनी जगह पे आए, यहाँ से रन कराया है हमने, वहां से पूरे में ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस वाले प्रोटोटाइप को हम ऑन हटा देते हैं और एक्टिव कर देते हैं लाइन को, फिर रन कराते हैं, अब ये देखो यहाँ पे स्क्रॉली बार नहीं है, जितनी वैल्यूज थी 3 लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही हैं। तो हम इस 3 लाइन की डिस्प्ले देखो, 1 2 और 3 लाइन ही प्रिंट कराई गई हैं, और इस 3 लाइन के बाद कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी में हो। तो हमारे पास हर कंडीशन पे हमें प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है। लेकिन अगर हम यही काम यहाँ से हटा के कट करके इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, और इस प्रोटोटाइप को हम कर दें स्टॉप, यानी कि कमेंट लाइन में कन्वर्ट कर दें, अब रन कराएं, तो बिना वार्निंग के यहाँ पे अभी भी ये देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, तो कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आया, यानी कि इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हिडन है। तो अगर हम मेन के ऊपर कोई भी फंक्शन बना देते हैं तो उसको प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटोटाइप का काम होता है कंपाइलर को ये एक्सप्लेन करना कि मेन के नीचे, यानी कि मेन के जस्ट बिलो या मेन के नीचे कहीं पे भी इस नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास की गई हैं। सिर्फ इतना ही होता है ना। तो हम ऑलरेडी हैबिट डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे पास ज्यादा प्रोग्राम, ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, तो हम लोग इस तरह से मेंशन कर देते हैं। हैबिट हमें ऑलवेज रखनी है कि हम मेन के नीचे डिक्लेयर करें, और जैसे ही मेन के नीचे डिक्लेयर करते हैं तो प्रोटोटाइप निश्चित डिक्लेयर करें उसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें आते हैं मेन के अंदर 2 वेरिएबल लिए गए हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। जैसे कि यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को प्रिंट भी करा दिया है बिफोर के बाद। स्वैप फंक्शन कॉल किया गया है ए एंड बी के थ्रू। ए एंड बी के थ्रू स्वैप फंक्शन कॉल कर देंगे। जैसे ही ये लाइन लिखी जाएगी, इसका मतलब हो रहा है कि ए और बी की वैल्यूज को जम कराएगा, सर्च किया जाएगा कहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल है, और ए की वैल्यू अकॉर्डिंग इस ए में स्टोर हो जाएगी और बी की वैल्यू इस बी में स्टोर हो जाएगी। अब थोड़ा सा और क्लियर कर दें, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ए ही लिखा गया है और यहाँ पे भी ए है, लेकिन ये ए अलग ए है और ये वाला अलग ए है। इस ए का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है, और इस वाले ए का स्कोप इस वाले में ही अवेलेबल है, इसके बाहर नहीं है। यानी कि इन दोनों ही ए को 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एलोकेट की जाएंगी और जिसके अंदर वैल्यूज अलग अलग ट्रीट की जा रही होगी। ठीक है, अब ए और बी के अंदर वैल्यूज हमने डायरेक्टली असाइन कर दी, यानी कि ये ए और इसकी वैल्यू जम करके आएगी इसमें और बी की वैल्यू जम करके आएगी इस बी में, है ना। आने के बाद क्या है, एक हमने इसके अंदर लोकल वेरिएबल ले लिया है टेम्प नाम का। टेम्प नाम का जो वेरिएबल आ गया है उसके अंदर ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब हमारा ए खाली हो गया, ए एम्प्टी हो गया। ए एम्प्टी होने के बाद इस वाली लाइन की हेल्प से हमने बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन कर दी, तो हमारा क्या खाली हो गया, बी एम्प्टी हो गया, और बी के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी, तो जो ए की वैल्यू थी एग्जैक्टली वो बी में आ गई और बी की वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो गई। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे तो स्वैप्ड वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। तो आप यहाँ पे आउटपुट में भी देखो तो पहला यानी कि ये वाला जो लाइन प्रिंट हुई थी उसकी ए और 10 एंड 20 डिस्प्ले कर रही है। स्वैप होने के बाद और ए और बी की वैल्यू कितनी है, 20 एंड 10। ध्यान रखिएगा, ये वाले ए और बी और ये वाले ए और बी 2 डिफरेंट हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया गया है, इसलिए इनकी वैल्यूज डिफर कर रही है। वापस यहाँ से जैसे ही कर्सर वाइंड अप होता है, प्रोग्राम इस स्वैप का खत्म हो जाता है, जम करके कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे ब्लिंक करने लगेगा जैसे दिख रहा है मेरा कर्सर। इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन को पे आएगा और उस पर वर्क कराएगा। इस पे जैसे ही आके प्रिंट कराएगा तो इसको फिर से मिलेगा इस लोकल ए और बी की वैल्यूज। तो इस लोकल ए और बी की वैल्यूज क्या है, 10 एंड 20। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा 10 एंड 20 की वैल्यूज को। यानी कि हमने अभी पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू, इसी की तरह से कॉल बाय रेफरेंस भी होता है। तो आइए हम आगे मूव करते हैं कॉल बाय रेफरेंस पे। अब कॉल बाय वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर,
जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि वैल्यू की जगह पे अब हम एड्रेस पास कर रहे होते हैं और हमारी वैल्यू मॉडिफाइड भी हो जाती है। अगर हमारे फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन किया गया है तो हमारी वैल्यूज भी मॉडिफाइड हो जाती है, क्योंकि हम एड्रेस पास करते हैं अपने फॉर्मल पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर की तरफ, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर की तरफ हम एड्रेस पास किया जा रहा होता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जिससे समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है, द मेमोरी एलोकेटेड इज सिमिलर फॉर बोथ। देखो हाईलाइट करके भी रखा है मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट भी कर दिया है वो पॉइंट जहां से आपके कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। केवल यही चीज आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपको ये डाउट क्लियर होगा कि वहां पे वेरिएशंस क्यों हुए। सिमिलर फॉर बोथ यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई वैल्यूज पास की है और वो क्या है, एक ही एड्रेस पे है। अब यहाँ पे नाम दो है, एड्रेस हमारा एक है, यानी कि मेमोरी की लोकेशन एक है, उसको नाम दो दो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी कॉल बाय रेफरेंस समझ में आएगा। और फिर से मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, द मेमोरी एलोकेटेड इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। दोनों की मेमोरी कहीं ना कहीं एक है, या फिर हम ये कहें कि दोनों ही एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, तो सबसे बेटर वर्ड है। अगर दोनों ही एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहे हैं वो सबसे बेटर है। अभी प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो और अच्छा सा कोशिश करूंगा क्लियर करने की। ये हमारा प्रोग्राम पहले वाला था जो हमारा इजीली रन कर रहा था, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम आ गया है। अब हमें क्या करना है कि एड्रेस को पास करना है। तो अब एड्रेस के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो एड्रेस को पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑपरेटर है, कहाँ आ गया, दिस। ये हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया है, अभी तक यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी एक काम और करते हैं, क्या आप लोगों स्कैनफ जब आप लोग यूज कर रहे थे तो कोई आपने ऑपरेटर का यूज किया था, वो इसी तरह का ये ऑपरेटर था, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। वो एक्सप्लेन कर रहा है इस एड्रेस के ऊपर वैल्यूज को स्टोर करो, है ना। तो हमने जब वहां पे आपको स्कैनर बताया था तो इस ऑपरेटर के बारे में बताया था। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर दिख रहे हो, एक एस्ट्रिक दिख रहा है और दूसरा ये हमारा पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दिख रहा है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है इस एक्स की वैल्यू को आप एड्रेस के थ्रू सेंड करोगे। तो यहाँ पे जो हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यूज, इसमें जो हम वैल्यूज पास करेंगे तो हम क्या सेंड करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एक्स की वैल्यू को सिर्फ पास किया जा रहा है, यानी कि इस एड्रेस को हमने सेंड किया और इस नम के पास। अब नम जो हमारा था उसके अंदर स्टोर क्या हुआ, एड्रेस। तो एड्रेस अपने आप स्टोर नहीं होगा, एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये जो एस्ट्रिक ऑफ ऑपरेटर है वो क्या कहता है कि जब भी आपको एड्रेस स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो वो कहता है कि आप हमेशा उस एड्रेस को स्टोर करने से पहले उस वेरिएबल के से पहले एस्ट्रिक लगाओगे। ये एस्ट्रिक सिंबल एज ए पॉइंटर की तरह से ट्रीट करता है। पॉइंटर्स की तरह से ट्रीट करने का मतलब अब इस वेरिएबल में ऑलवेज न्यूमेरिक वैल्यू और साथ ही साथ एड्रेस ही स्टोर होगा, और कोई चीज नहीं जल्दी स्टोर होगी, आप एड्रेस ही स्टोर करोगे। इसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहोगे तो फिर वो एरर दे रहा होगा। ऑलवेज एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये यूज किया जा रहा होता है। अब क्योंकि इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा तो एक चीज और मैं आपको यहीं पे पहले दिखा दूं, हर जगह अगर हमने इसके अंदर एड्रेस स्टोर नम के अंदर किया है तो आप ये देखो कि यहाँ पे भी एड्रेस ही यूज किया जा रहा है, यहाँ पे भी एड्रेस यूज किया जा रहा है और यहाँ पे भी वो एड्रेस ऑपरेटर यूज किया जा रहा है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि जितनी जगह पे आप नम का यूज करोगे हर कंडीशन पे आपको इस ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नम के अंदर जो एड्रेस स्टोर है आपको उसके ऊपर काम करना है। नम के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसके ऊपर काम करना है, इसलिए हर कंडीशन पे आपको इसका यूज
करना ही करना है। तो ऐसा करने के बाद अगर आप प्रोग्राम को रन करा रहे हो तो यहाँ पे वापस अगर हमारे पास ये देखो आया हूँ नीचे 100 प्रिंट किया गया इस वाले का x का, फिर जंप करके आया इसके अंदर 100 प्रिंट किया क्योंकि अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। जैसे ही हमने ये मेंशन कर दिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया तो फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से यानी कि एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज है उन पे हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे नम की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। पूरा कंफ्यूजन हो गया ना? पक्का कंफ्यूजन हुआ होगा, चाहे आप लोग बोलो चाहे ना बोलो। यस सर। अब हम वापस आ रहे हैं थोड़े से थ्योरी पार्ट पे ताकि वापस हम आपको उस चीज को समझाएं और थोड़ा सा इसकी जो लिखी हुई लैंग्वेज है उससे डिफर करके समझाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। द मेमोरी लोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ। इन्होंने कहा मेमोरी लोकेशन सिमिलर है दोनों के लिए, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। रिटर्न की भाषा एक अलग हो गई। एग्जैक्टली क्या है, ये x के अंदर आपने 100 डाला, ठीक। अब 100 स्टोर करने के बाद अब एक काम और करता हूँ, इस पे आता हूँ Ctrl+M डिजाइन इंसर्ट आप लोगों को और भी चीजें देखने को कभी मिल जाती होंगी। जैसे मैं जो अभी काम कर रहा हूँ ये आपका डिजाइनिंग में काम आ जाता है अक्सर, और फिर से इंसर्ट पे जाओगे टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे और यहाँ पे एड्रेस मान लेते हैं, ये वाला एड्रेस है, ठीक। अपने आप ही कैपिटल में हो जाता है। अब ये देखोगे ए के अंदर वैल्यूज क्या है 100, है ना, और ए का एड्रेस क्या है 2010। हमने किया क्या काम है, इस 2010 को भेज दिया है नम के अंदर। तो अब नम क्या एग्जैक्टली कर रहा है, उस नम का रोल यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर हमने सेम चीज को कॉपी कर लें, अरे यार इंसर्ट का है जाती है। अब इसके अंदर क्या गया 2010, यहाँ पे आप लगा लोगे इक्वल का साइन समझने के लिए अपने, है ना। यहाँ पे आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। इस ए की वैल्यू इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी गई है, और इसको अगर हम इस वैल्यू पे काम करना है तो हमें क्या चीज ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि इस नम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उस पे काम कर रहे हैं। अब उस पे काम करने का मतलब है, आप फिर से इस एड्रेस को देखो, इस एड्रेस पे काम करने का मतलब है कि आप इस एड्रेस पे जम करके आए हो और इसके अंदर ये जो वैल्यू स्टोर है उस पे काम कर रहे हो। तो आपको ये समझना एग्जैक्टली हम जैसे ही ये पॉइंटर का खेल खेल लेते हैं या पॉइंटर अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है हम ओरिजिनल एक्स के अंदर जो स्टोर वैल्यू है उस पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो नम वेरिएबल अभी अभी हमने लिया है उसके अंदर एड्रेस किसका चला गया, इस एक्स का, और एक्स का एड्रेस होने की वजह से जब एड्रेस पे काम किया जाएगा
तो फिर एड्रेस के अंदर स्टोर जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट मॉडिफाइड हो जाएगी। यही दोनों में डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। यानी कि कॉल बाय वैल्यू में हम एड्रेस ना सेंड करके केवल डायरेक्टली वैल्यू सेंड करते हैं। जब वैल्यू सेंड करेंगे तो इस दोनों में अंतर में देख लो फिर से एक बार। इसके अंदर की वैल्यू सेंड करने का मतलब है हमने एड्रेस ना भेज के केवल वैल्यू अगर भेजा, ये यहाँ पे वैल्यूज अगर हमने केवल 100 भेजा तो फिर ए में से हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। ये ए की वैल्यू सेपरेट स्टोर है और इसकी वैल्यू हमने इसमें कॉपी कर दी, तो फिर हमारे पास नम के पास भी 100 है और इसके पास भी 100 है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन इसका जैसे ही एड्रेस हम भेज स्टोर कर देंगे 2010, तो अब हमारा फर्दर नम के एड्रेस पे जब भी काम किया जाएगा, इसका मतलब हम नम पे वर्क ना करके हम वर्क किस पे कर रहे हैं, काम किस पे कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ए के अंदर जो स्टोर वैल्यू है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही उसके अंदर स्टोर वैल्यू में मॉडिफिकेशन होगा तो ये x की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ से हमने जंप करके x की वैल्यू प्रिंट कराई, x का एड्रेस सेंड कर दिया इसके अंदर, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ने इस वैल्यू के इस नम के अंदर उस एड्रेस को स्टोर कर दिया जिस पे हमें काम करना है। फिर हमने क्या वर्क मॉडिफिकेशन किया, हमने उस एड्रेस पे अंदर स्टोर वैल्यू के साथ इस 100 को प्लस कर दिया। और एग्जैक्टली स्टोर किस में किया, स्टोर भी किस पे किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो। जो हमारी इसके नम के अंदर एड्रेस स्टोर है उसके अंदर जाने के बाद उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई किया गया है। यानी कि हमने मॉडिफाई भी कहाँ पे किया है, इस नम में तो हमारा ऑलवेज यही एड्रेस स्टोर रहेगा, हमने मॉडिफिकेशन इसमें टोटल कर लास्ट में कर दिया है और इसको कह दिया है 200 कर दो। इसको हमने डायरेक्टली बोल दिया 200 कर दो। ये जो वैल्यूज है, समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया? जब तक हाँ ना मैं नहीं बोलोगे तब तक रुका रहूंगा। थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं आया तो यस सर। अब ये यस सर। ठीक है, तो इसका एक काम और करेंगे। जो आपको नॉर्मल प्रोग्राम अभी मैंने दिखाए हैं, है ना, खुद से भी बनाएंगे। एक और अभी प्रोग्राम है, पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर उसको रन करा के दिखा देता हूँ। यानी कि वो भी हमारा कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से ही है, और उसके बाद इसमें डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस है, अगर ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेन चीज़ जो यहाँ पे है, क्योंकि मैं स्लाइड जब अपलोड करूंगा यही वाली, तो ये कंटेंट मैं ऑलरेडी ये स्लाइड हटा दूंगा, तो इसका कंटेंट आपको मेन समझना है यहाँ पे जो मैंने समझाया है। एग्जैक्टली पूरा वर्क यही किया जा रहा है, यही हो रहा है यहाँ पे। इसको जब भी डिनोट किया जाता है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब पास करते हो, यानी कि जब पास करने का मतलब है मेन से कॉलिंग जब आप कर रहे होते हैं, यहाँ पे जब ये कॉलिंग करते हैं तो इसको आप लिखने के लिए हम ऑलवेज इसमें समझ लो एड्रेस ऑफ एक्स भेजते हैं। तो ये जो वैल्यूज है इसका एड्रेस सेंड किया जा रहा है नम के अंदर, और जब भी नम के साथ ही साथ हम ये एस्ट्रिक लगा देते हैं तो इस एड्रेस पे स्टोर जो भी वैल्यू है, फिर से सुनो, इस नम के अंदर स्टोर एड्रेस पे जो भी वैल्यूज होती है उस पे काम किया जा रहा होता है। और मॉडिफिकेशन किसमें हुआ, इस वाले एड्रेस की वैल्यू में। इस नम के अंदर स्टोर जो एड्रेस है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता। नम के अंदर जो एड्रेस है यहाँ से वो जंप करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आएगा, और इस एड्रेस के अंदर स्टोर इस वैल्यू में मॉडिफिकेशन किया जा रहा होगा जो यहाँ पे वेरिएबल ए दिया है मैंने, उसके बाद रिमेनिंग वर्क किया जा रहा होगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है यानी कि स्वैपिंग का, ये वाला वो कंटेंट है जो डिफरेंस की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। यानी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस, यहाँ पे वैल्यू को होती है सेंड की जाती है और यहाँ पे एड्रेस सेंड किया जाता है। यहाँ पे स्कोप क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है लिमिटेड होता है, जहाँ तक पैरामीटर है वहीं तक ही वेरिएबल्स का स्कोप होता है। और इसमें
क्योंकि हमारा एड्रेस पे काम हो रहा है तो स्कोप से कोई मतलब नहीं, जहां पे एड्रेस स्टोर होगा वहां पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो एक इसका एडवांटेजेस और भी मिल जाता है। जैसे मैं वापस अपने प्रोग्राम पे आऊंगा तो एक एडवांटेजेस और भी मिल जाता है। यहाँ पे मैंने अभी एक एड्रेस भेजा है, हो सकता है आप एक से ज्यादा एड्रेस भेजो। जैसे कि इस स्लाइड में भी जाओगे आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे कहाँ आ गया, ये देखो 2 एड्रेस भेजे गए हैं। 2 एड्रेस भेजने की मतलब है कि दोनों एड्रेसेस सेंड किए जाएंगे, दोनों एड्रेस इसमें स्टोर की जाएंगे। सेम प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको वो वाला दिखाया था स्वैपिंग का। तो ये आप स्वैपिंग कर सकते हो कॉल बाय वैल्यू से भी और कॉल बाय रेफरेंस के हेल्प से भी। स्वैप हो जाएगी वैल्यूज और यहाँ पे आपका एड्रेस सेंड होने की वजह से एक से ज्यादा वैल्यूज में भी वैल्यूज को हम अपडेट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। काम हमने अपने फंक्शन में किया है और हम अपडेट कहाँ कर रहे हैं, ओरिजिनल लोकेशन पे। अब इसमें एक चीज और याद रखना, जो हम आपको यहाँ पे क्यों बोला है, रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता था कि रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक काम करते थे कि फंक्शन के अंदर से केवल एक वैल्यू बाहर जाती थी और उसको ही हम डिस्प्ले करा पाते थे। अब ध्यान से देखो तो हमने जहां से वैल्यू सेंड की हैं उनको, चाहे यहाँ पे 2 दी हैं, 2 हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी वैल्यूज आप चाहो यहाँ से आप कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से मॉडिफाइड करोगे और वो हमारे ग्लोबल एरिया यानी कि या फिर हम वो कहें जहां पे ओरिजिनल वैल्यूज है वहां पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन होने के बाद इनको जैसे चाहे आप फिर फर्दर यूज करो। तो रिटर्न जो स्टेटमेंट था उससे कहीं ज्यादा इनहेंस फॉर्म या फिर आपका एडवांस वर्जन आ गया हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस, तो वो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड कराता है। इसमें डिफरेंस मेमोरी लोकेशन है, इसमें सेम मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। अभी आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं और जो डाउट्स हो वो आप हमसे पूछ लेना। अटेंडेंस आपकी आज क्या है, अभी भी 5 है। रोल नंबर 62। उससे बता देना अटेंडेंस दे दी है मैंने, 64 रोल नंबर था उसका, है ना। हर्षित को मैंने अटेंडेंस दे दी है, व्हाट्सएप कर देना उसको, यहाँ से हटा दिया, उसकी वॉइस तेज आ रही थी बात। 63 अरे पहले 63 is also present sir. ठीक है बेटा, 63 हो गया, 64 अभी जो उसको रिमूव किया उसको अटेंडेंस दे दी है। 65, 66, Yes sir. 67, Yes, sir. 68, 69, 70, 71, Yes, sir. 72, Present. 72 है, 73, sir. प्रेजेंट सर। 74, 75, Present sir. 76, Present 77, sir. 75 नहीं ना, 77, 78, Yes sir. 79, 80, 81, 31 present. 82, Present sir. 83,
Yes, sir. 84, Yes, sir. 85, Yes, sir. 86, 87, 88, Present, sir. 89, Yes, sir. 90। Present, sir. हमारे बच्चे जो एब्सेंट है उनके दोबारा से नंबर ले रहा हूँ। 86 है, 87 एब्सेंट है, 78, 75, 69, 68, 65 और 62। इसमें से कोई प्रेजेंट तो नहीं है जो गलती से अभी एब्सेंट में दिख रहा हो? आप लोगों को ऑलरेडी दिख भी रही होगी अपनी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस हो गई तो बेटा आप लोग मूव कर सकते हो। मैं आपको अब मीटिंग भी वाइंड अप करता हूँ। हेलो, सो ये कौन सबमिट करना है?